हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 के जो भी कुछ सम बाकी थे, जैसे कि 7, 8 बाकी था और 11, 12, ओके, वो कंप्लीट करेंगे। एंड एक्सरसाइज नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज जो आपको फर्स्ट दी है, उसके क्वेश्चन नंबर 1 से 10 ट्राई करेंगे कि कंप्लीट हो। ओके, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। हमने कल क्वेश्चन नंबर 7 बाकी छोड़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर, तो आज क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा? इज स्टार डिफाइन ऑन सेट, ठीक है, ऑपरेशन जो भी बाइनरी ऑपरेशन है, ऑन विच सेट 1 2 3 4 5, ये कोई सेट है, बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ओके, मुझे ऐसा पूछा है कि भाई जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कॉम्यूटेटिव है क्वेश्चन मार्क, एसोसिएटिव है क्वेश्चन मार्क। ओके, और अच्छा वो तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है। मुझे ऐसा 7th में ऐसा पूछा है कि भाई ए एंड बी बाइनरी ऑपरेशन क्वेश्चन मार्क। ओके, मतलब सिर्फ यही चूज करना है कि भाई ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। चलिए देखते हैं बेटा। सर बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए क्या चाहिए कि भाई मैं जो दो एलिमेंट ले रहा हूं रिलेशन बताने के, बाइनरी ऑपरेशन बताने के लिए जो दो एलिमेंट ले रहा हूं उसका जो आंसर आएगा वो भी आपके सेट में होना चाहिए। ओके, हम बाइनरी ऑपरेशन की ये डेफिनेशन पढ़े ना लास्ट लेक्चर के अंदर। ओके, अगर मैं कोई एलिमेंट लेता हूं कि भाई 2, 3, 2 बिलोंग करेगा ए के अंदर, 3 बिलोंग करेगा ए के अंदर। ओके, तो मैं अगर 2 स्टार 3 करता हूं तो इसका मीनिंग क्या होता है? एलसीएम ऑफ 2 and 3। यस सर, 2 and 3 का एलसीएम क्या होता है बेटा? 6, विच इज नॉट बिलोंग्स टू इन। देखो सेट ए, ये कोई सेट ए दिया है मुझे क्वेश्चन के हिसाब से, तो अगर बाइनरी ऑपरेशन होता तो आंसर है वो सेट ए के अंदर होना चाहिए, लेकिन सब नहीं आ रहा है। सो इट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। ओके, ऑन सेट ए, और सेट ए क्या दिया है आपको यहां। ये तो क्वेश्चन बहुत ही इजी था, आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर मुझे पूछा है कि भाई कोई बाइनरी ऑपरेशन है स्टार ऑन कैपिटल एन, नेचुरल नंबर के ऊपर डिफाइन, एंड वो ऑपरेशन है ए स्टार बी इज इक्वल टू एचसीएफ। एचसीएफ का मीनिंग आपको पता होना चाहिए बेटा, फिर से एक बार रिकॉल करा था उधर में 5 का एंड 25 का एचसीएफ लेता हूं तो एचसीएफ का दूसरा मीनिंग क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 5 का फैक्टर निकलेगा 5 1 जा 25 का निकलेगा 5 जा। दोनों में सबसे बड़ा कॉमन कौन है? 5, तो दोनों का एचसीएफ हो जाएगा 5। ऐसे आप कोई भी नंबर का एचसीएफ इजीली निकाल सकते हो बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ऐसा पूछा है कि कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है या नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा या नहीं, ये सारी बातें क्लियर करेंगे। ओके, चलिए फॉर कॉम्यूटेटिव। सर कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होना चाहिए? ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या होता है? एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी। ऐसे ही होगा ना, एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी। अगर मैं ए कोमा बी का एचसीएफ कैसे लिखूं? एचसीएफ ऑफ बी कोमा ए, मतलब ए का बी का एचसीएफ जो आता है वो बी का और ए का एचसीएफ सेम ही होगा ना भाई। यहां पे एग्जांपल दिया था 5 और 25 का एचसीएफ, 5 का 25 का एचसीएफ होता है 5, तो 25 का 5 के साथ एचसीएफ 5 ही मिलेगा, सीधी सी बात है। ओके, तो यहां पे आ गया बी स्टार। सो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हो जाएगा, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए हो गया। सो इट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या फिर कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। चलिए एसोसिएटिव के लिए, फॉर एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए क्या करूंगा बेटा? आपको ये आइडिया होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ऐसा करूंगा। ओके, चलिए मैं एलएचएस उठाता हूं यहां से। एलएचएस क्या है? ए स्टार बी स्टार सी। चलिए सर इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है ए स्टार, यहां पे आएगा एचसीएफ ऑफ बी एंड सी, ऐसा आप लिख सकते हो बेटा। यस, अब एचसीएफ ऑफ बी एंड सी का एक के साथ स्टार ऑपरेशन है, मतलब यहां पे आएगा एचसीएफ ऑफ ए बी सी। एबीसी का एचसीएफ आएगा
ओके चलिए, अब आपको लाना क्या है, आपको ए बी का एचसीएफ साथ में लाना है। ओके तो आपको करना क्या होगा, ऐसे अलग करना पड़ेगा। एचसीएफ ऑफ ऐसे ए कोमा बी स्टार सी करोगे अगर, तो ये इनडायरेक्टली क्या हो गया, एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी को ए स्टार लिख सकता हूं, यस सर, उसके बाद स्टार सी लिख सकता हूं, यस सर। देखिए ओके तो मैंने लेफ्ट हैंड जो था उसके ऊपर से आरएचएस लाके आपको प्रेजेंट किया, ए स्टार बी स्टार सी। सिर्फ समझना ये है कि भाई यहाँ पे स्टार ऑपरेशन दिया गया है कि भाई दोनों के बीच का एचसीएफ, तो यहाँ पे बी स्टार सी है तो एचसीएफ ऑफ बी एंड सी ऐसे लिख सकता हूं। ओके अब ए स्टार ये एचसीएफ तो हो गया एचसीएफ ऑफ एबीसी, सीधी सी बात है सर। अब इस टर्म को मुझे इस आंसर के रूप में अगर लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, तो यहाँ पे दो का पार्ट निकालूंगा कि भाई एचसीएफ पहले एबी का स्टार सी, तो इसका इनडायरेक्टली मीनिंग यही होता है। हाँ तो सर इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ए स्टार बी स्टार सी, तो ये हो गया आपका आंसर। ओके तो ये क्या है, एसोसिएटिव बी, यस इट इज एसोसिएटिव। बट अब बारी आती है आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करने की। ओके तो आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट की। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, कौन सी प्रॉपर्टी, कि भाई ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार है। ओके ऐसी कोई प्रॉपर्टी हमको आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए पता होनी चाहिए। सर यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा, तो सर ये यस सर ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, सीधी सी बात है। अब आप ऐसा बात समझिए, ऐसी बात समझिए आप कि भाई नेचुरल नंबर में से कोई भी नंबर लीजिए, चलिए मैंने 3 लिया, चलिए मैंने 6 लिया, चलिए मैंने 10 लिया, ऐसे कौन से नंबर के साथ मैं एचसीएफ निकालूंगा इसका इसका इसका, तो मुझे आंसर खुद वो नंबर मिलेगा। देखो ऐसा सोचिए, तो 3 का अगर मैं 3 के साथ एचसीएफ निकालूंगा तो आंसर 3 मिलेगा, ये बात ओके। लेकिन 6 का किसके साथ एचसीएफ निकालना पड़ेगा, तो सर 10 के साथ अगर 3 का निकालूंगा तो 3 थोड़ी आएगा, 1 आएगा। ओके इन शॉर्ट अगर आपने आप खुद से सोचिए बेटा, सारे नंबर के लिए अगर मैं इस कंडीशन को देख रहा हूं, इस बाइनरी ऑपरेशन को देख रहा हूं, ओके तो ई ऐसा मिलना चाहिए, ई ऐसा मिलना चाहिए, नेचुरल नंबर में से कोई भी नंबर लूं तो उस नंबर का और ई का, ओके आइडेंटिटी एलिमेंट का जो भी बाइनरी ऑपरेशन होगा वो नेचुरल नंबर खुद मिलना चाहिए। तो सर ऐसा आपके पास कोई नंबर नहीं, सभी के लिए इक्वल ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। सपोज आप 12 देखो तो 12 के साथ किसको बाइनरी ऑपरेशन करो, क्या आंसर 12 आएगा, नहीं आएगा। ओके तो यहां पे मुझे लिखना है फॉर ऑल A belongs to capital A in natural number, there is not any identity element exist। कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा बेटा, आप खुद से सोचिए। एचसीएफ का मीनिंग क्या होता है, चलिए एचसीएफ का मीनिंग होता है 12 का और 4 का अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो यहाँ पे 4 3 यहाँ पे 4 1 तो इसका एचसीएफ आता है 4। ओके अब अगर मैं 3 का और 4 का एचसीएफ निकालूंगा, ओके तो इसका एचसीएफ आएगा 1। तो हर एक में अलग अलग मिलेगा, मुझे तो हर नेचुरल नंबर के लिए एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका उस नेचुरल नंबर के साथ एचसीएफ वो नेचुरल नंबर खुद है, ऐसा कोई भी पॉसिबल नहीं है। ओके यहाँ पे अलग अलग चेंज होता है, तो सर पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। कौन पॉसिबल नहीं होगा, ई। ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया। ओके तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया ही था। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है मुझे कि भाई कोई सेट ए लेना है n क्रॉस n से। ओके जरा संभलना, अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन कर रहा हूं तो a क्रॉस a से लेके a तक जाता है, तो इन शॉर्ट यहां पे क्या हो जाएगा n क्रॉस n, ये a हो गया क्रॉस n क्रॉस n, और आंसर कहां होना चाहिए n क्रॉस n में बेटा। यहां पे ये याद रखना पेयर बन रही है, ये ए और ये ऐसे मेरा बाइनरी ऑपरेशन। ओके मुझे कुछ दिया है यहां पे a, b स्टार c, d
ओके, हो गया। ये ए क्रॉस है, तो ए क्रॉस है, आंसर क्या दिया है, ए प्लस सी कॉमा बी प्लस सी। सर ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, देखो पहले का एडिशन पहले, दूसरे का एडिशन बाद में, इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। मुझे बोला है शो स्टार इज कॉम्पिटिटिव एंड एसोसिएटिव, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन ए इफ एनी, मतलब कॉम्पिटिटिव है एसोसिएटिव है ऐसा बताना है, एंड दूसरी चीज कि आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है। ओके, कैसे करेंगे सर, सीधी सी बात है, आइडेंटिटी एलिमेंट तो हम बाद में फाइंड करेंगे, पहले कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए बेटा, ए स्टार बी इज इक्वल टू डी स्टार ए। इन शॉर्ट यहां पे ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी, तो ये मेरा ए हो गया, ए स्टार बी इज इक्वल टू, आंसर में मैं क्या लाऊंगा, इसको आप पूरे को ए समझ लीजिए, कैपिटल लिख रहा हूं समझ लीजिए, इसको आप पूरे को बी समझ लीजिए, तो आंसर में क्वेश्चन में ए स्टार बी है, तो आंसर में बी स्टार ए होना चाहिए। हाँ सर, ओके, ये लेके आऊंगा। देखिए सर, इसका मीनिंग होता है एस प्लस सी कॉमा बी प्लस सी, ऐसे। ओके, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि भाई सी प्लस ए कॉमा डी प्लस बी, हाँ सर लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि एडिशन के अंदर तो ऐसा चलता है। ओके, चलो अब अगर मैं इसको और एक तरीके से देखूं, देखिए ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी, ये पैटर्न किसको फॉलो करता, पहले का एडिशन, दूसरे का एडिशन, ऐसे। ओके, आई होप कि आप समझ रहे होंगे बेटा। अगर मैं इसको ए प्लस सी लिखा है, ओके, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि भाई सी कोमा डी स्टार ए कोमा बी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर इस एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन में पहले का एडिशन, मतलब सी प्लस है, यहाँ पे सी प्लस है, डी प्लस बी, यहाँ पे डी प्लस बी, तो सर इन शॉर्ट ये है क्या, इन शॉर्ट ये है बी स्टार ए। देख लीजिए बेटा, ये ए स्टार बी था, ये बी स्टार ए, आपको समझने के लिए मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है। ओके, इसी को आप लिख सकते हो आरएचएस, मतलब हमको प्रूफ क्या करना था, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, प्रूफ करना था। हाँ सर, हमने ये प्रूफ कर दिया, दिस स्टार दिस इज इक्वल टू दिस स्टार दिस। ओके, हां, सो इट इज कॉम्यूटेटिव। ओके, मैंने प्रूफ कर दिया बेटा। अब बारी आती है एसोसिएटिव। चलो एसोसिएटिव जो है वो थोड़ा इजी रहेगा। एसोसिएटिव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जरा समझ लो, मुझे करना है ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी स्टार ई कोमा एफ, ओके, इज इक्वल टू, ओके, ये मेरा एलएचएस होगा, तो एलएचएस के ऊपर से आरएचएस लेके आ रहा हूं, यहां पे आरएचएस आ जाएगा। देखिए इसको ए समझिए, इसको बी समझिए, इसको सी समझिए। ओके, तो ए स्टार बी स्टार सी ऐसा है, तो आपके आंसर में क्या आएगा, ए स्टार बी ब्रैकेट के अंदर स्टार सी, ऐसा आना चाहिए। ओके, चलिए सर करते हैं आगे बढ़ते। यहाँ पे ए कोमा बी स्टार, इसका ऑपरेशन क्या होगा, पहले का एडिशन स्टार्टिंग में, दूसरे का एडिशन सेकंड में। ओके, यही तो है ऑपरेशन। देखिए यहाँ पे ए कोमा बी सी कोमा डी का ए प्लस सी स्टार्टिंग में, बी प्लस डी प्लस। अब सर इसका इसके साथ ऑपरेशन करूंगा तो ए प्लस सी प्लस ई कोमा बी प्लस डी प्लस एफ, ये हो गया। ओके सर, अब जरा ये समझना कि मुझे आंसर के अंदर क्या चाहिए, मुझे आंसर के अंदर ए स्टार बी चाहिए। क्या चाहिए, ए स्टार बी। तो ए एंड बी के जो भी स्टार्टिंग के एलिमेंट उसको मैं नजदीक रखूंगा, यहां पे नजदीक ही रखा है, ए प्लस सी और ये सी का एलिमेंट ई, फिर बी प्लस डी, ये एफ जो है वो सी का एलिमेंट। ओके, ऐसे आप लिख सकते हो। अगर मैं यहां पे ऐसा करूं कि भाई ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी स्टार ई कॉमा एफ करूं, तो सर इसका आंसर यही आएगा। देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए। अगर मैं इस एलिमेंट का ऑपरेशन करता हूं ई कॉमा एफ से, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ। ओके, तो सर ये इनडायरेक्टली क्या है, ये जो चीज है वो इनडायरेक्टली क्या है, इनडायरेक्टली ये है
या फिर मैं ऐसा लिखूं यहाँ पे, थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, और अच्छे से क्या लिखेंगे कि भाई ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी, ओके, स्टार ई कोमा एफ। देखो बेटा, तो हमने क्या लेके आए, ए स्टार बी स्टार सी, ऐसा लेके आए। यस सर, देखो ए स्टार बी स्टार सी था, तो मैंने ए स्टार बी स्टार सी ले गया। ओके, सो आपका एसोसिएटिव जो लॉ होता है, एसोसिएटिव जो रूल होता है, मैंने फुलफिल कर दिया, प्रूफ किया। सो इट इज ओके, सो इट इज एसोसिएटिव बाइनरी। ओके, चलिए लास्ट एक इसके इसी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा 11th के अंदर। ओके, 11th के अंदर मुझे क्या पूछा बेटा कि फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार ऑन ए, अगर है तो। आइडेंटिटी एलिमेंट का दूसरा मीनिंग क्या होता है, ऐसा कोई एलिमेंट बताइए, ऐसा कोई एलिमेंट बताइए जो आना कहां से नहीं, नेचुरल नंबर में से, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट भी आपके सेट में से ही होना जो आपको सेट दिया है। ओके, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार। ओके सर, एक बात समझिए, मैं यहां पे कोई पेयर ले रहा हूं। ओके, ये प्रॉपर्टी है, मैं यहां पे ये पेयर ले रहा हूं, कौन सी पेयर, ये ए कोमा बी का एलिमेंट है, ये ए कोमा बी स्टार E1 E2 इज इक्वल टू ए कोमा बी आना चाहिए बेटा। ओके, यहां पे मैंने ई को क्या लिया है, ई को लिया है E1 कोमा E2, क्योंकि मुझे चाहिए किसमें से, n बाई n के रिलेशन में जो आपका सेट ए है, वो ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, ओरिजिनल थियोरेटिकल प्रॉपर्टी है। अब ये सम के अकॉर्डिंग अगर मैं सोचूं तो ये ए होगा स्टार ई मैं कैसे लूंगा बेटा, जो भी एलिमेंट होगा वो ए में से होना चाहिए, और ए क्या इंडिकेट करता है, n क्रॉस n करता है। ओके, तो E1 E2 आपको ऐसे लेना पड़ेगा इज इक्वल टू। ओके, चलिए सोचते हैं, ए कोमा ए प्लस E1 कोमा बी प्लस E2 इज इक्वल टू ए कोमा बी, ऐसे लिखेंगे। हाँ, a प्लस C1 इज इक्वल टू a, b प्लस E2 इज इक्वल टू b। तो सर E1 आपको मिल जाएगा 0, E2 आपको मिल जाएगा 0। आपको आइडेंटिटी एलिमेंट E1 E2 मिला तो सही, लेकिन क्या ये वैलिड है, तो वैलिड होगा वो कैसे पता चलेगा, ये जो है वो कहां पे होना चाहिए, सेट ए में, और सेट ए किसका सेट है, नेचुरल नंबर का, लेकिन यहां पे ये नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता। आई होप कि आपको पता चल रहा होगा। मैंने क्या किया, ये अपना फॉर्मूला, ओरिजिनल फॉर्मूला, इसी को मैंने अप्लाई किया कि भाई ए कोमा बी, ये कोई पहला एलिमेंट, उसका मैं आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ अगर ऑपरेशन करता हूं तो एलिमेंट खुद मिलना चाहिए। ओके, यहां पे ऐसे समझो ए स्टार ई इज इक्वल टू ए। सर आप कैपिटल से क्यों बता रहे हो, आप ऐसे कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ पे ए कोमा बी है, ऑर्डर्ड पे ही आपको ऐसे लेने की बोलिए, देखो n क्रॉस n की ऑर्डर पे लेने को बोला है, तो आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आप सो there is not any identity element exist, कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ओके बेटा, प्लीज एक बार नोट इट डाउन। एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, उसके अंदर मुझे बोला स्टेट वाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ओके, जो स्टेटमेंट दिए है उसको सिर्फ ट्रू या फॉल्स बताना है। एंड आर्बिट्ररी ऑपरेशन, आर्बिट्ररी बाइनरी ऑपरेशन ऑन स्टार ऑन सेट एंड a स्टार a is equal to a for all a belongs to capital। मुझे ऐसा बोला है, आप अपने हिसाब से कोई भी आर्बिट्ररी ऑपरेशन लीजिए। ओके, a स्टार b का मीनिंग a प्लस b हो सकता है, a इंटू b, आप अपने हिसाब से कोई भी लीजिए, लेकिन इसका आंसर हर एक के लिए a स्टार a इज इक्वल टू a आता है। तो पहले मैं ऐसा लिख रहा हूं कि भाई a स्टार a, या फिर कौन सा ऑपरेशन है, तो a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b। ओके, ऐसा मैं ऑपरेशन इस सम के लिए सोच रहा हूं। ओके, हियर a स्टार a इज इक्वल टू a प्लस a, तो सर ये तो 2a हो गया, विच इज नॉट इक्वल टू a। देखिए ना,
मुझे यहाँ पे a स्टार a इक्वल टू क्या लाना है, a लाना है। तो ऐसा आपको कोई भी एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। या फिर ऐसा देखिए कि भाई 1 स्टार 1 करूंगा तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा, 2। ओके, सीधी सी बात है। कोई स्टूडेंट ऐसे बोलेगा सर 1 इंटू 1 करते तो आंसर 1 आता। हाँ, लेकिन वो एक ही एलिमेंट के लिए आता है। अगर 2 इंटू 2 करते तो आंसर आ जाता है 4, 3 इंटू 3 करते तो आंसर आ जाता है 9। मुझे क्या लेना, आंसर क्या आना चाहिए, जो आपने एलिमेंट लिया है वही एलिमेंट आंसर में आना चाहिए। ओके, फॉर ऑल नेचुरल नंबर, देखिए ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल, सारे के सारे ए जो कैपिटल एन के अंदर होंगे उन सभी के लिए ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। सो इट इज फॉल्स। ये क्या है बेटा, फॉल्स है। ओके, नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा ऑपरेशन करना था, ए लाना था, मैंने कोई एडिशन का ऑपरेशन लिया दोनों के बीच में, तो नहीं है, तो हमने बोल दिया इट इज फॉल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड, इफ स्टार इज अ कॉम्बिनेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, अगर ए स्टार, अच्छा ऐसा दिया, ठीक है, घुमा के दिया है थोड़ा सा, कोई डरने की बात नहीं। अच्छा, मैं क्या करता हूं, एडिशन के ऑपरेशन लेते हैं। ओके, एडिशन का कि भाई a स्टार b इज इक्वल टू, कोई अप्लाई करता है a प्लस b, हियर टेक, ऐसा कोई ऑपरेशन ले। चलिए मैं a इज इक्वल टू 1 ले लूं, b इज इक्वल टू 2 ले लूं, c इज इक्वल टू 3 लेता हूं। ओके, तो यहाँ पे LHS अगर मैं लिखूं तो 1 स्टार 2 स्टार 3 आएगा, यस सर। तो 1 स्टार, ये 2 प्लस 3, यस सर। तो 1 स्टार 5 हो गया, यस सर। तो ये 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। LHS का आंसर 6 आएगा। RHS देखते हैं बेटा हमको, RHS क्या देखना है, तो C की वैल्यू है 3 स्टार 2 स्टार 1, ऐसा। तो 3 प्लस 2 स्टार 1, हाँ सर। ओके, ये कितना हो गया, 5 स्टार 1, यस। तो 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। देखिए LHS इज इक्वल टू RHS। सो इट इज ट्रू। व्हाट, जो आपको स्टेटमेंट दिया है वो क्या है, ट्रू है। अब कोई भी आर्बिट्ररी ऑपरेशन के लिए, चलिए यहाँ पे मैं अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए सोच रहा हूं तो भी आएगा। ओके, आप अपने हिसाब से लेके देख लीजिए, नंबर लिख के देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया है वो एक MCQ का क्वेश्चन। ओके, उसके अंदर कुछ ऐसा बोला है, कंसीडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन कैपिटल एन। कौन सा ऑपरेशन है, ऑन कैपिटल एन। ओके, ऑपरेशन है a स्टार b इज इक्वल टू a का क्यूब b का क्यूब। चलिए चूज द करेक्ट वन। ओके, करेक्ट वन चूज करना है। एसोसिएटिव कम्यूटेटिव, आप एक चीज नोट करिएगा, हर एक ऑप्शन में एसोसिएटिव कम्यूटेटिव के रिलेटेड ही बोला है, तो मैं चेक कर लेता हूं एसोसिएटिव कम्यूटेटिव। चलिए कम्यूटेटिव के लिए एक बात चेक करेंगे कि भाई a इज इक्वल टू 1 लीजिए, b इज इक्वल टू 2 लीजिए। ओके, नेचुरल अपन में से लेना है। तो a स्टार b इज इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब। तो यहाँ पे 2 क्यूब प्लस 1 क्यूब लिख सकता हूँ। ओके, इज इक्वल टू b स्टार a हो गया, हाँ सर। तो हो सकता है यहाँ पे ऐसा लिखूंगा, b क्यूब प्लस a क्यूब इज इक्वल टू b स्टार a, हाँ सर। ये कॉम्यूटेटिव है। ओके, कॉम्यूटेटिव है। एसोसिएटिव की बात करते हैं, ये थोड़ा सोचने जैसा होगा। एसोसिएटिव होगा है तो a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c, ऐसा आना चाहिए। ओके, अपने पास। ओके, देखिए नंबर से नहीं, ऐसे करते हैं यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब। ओके, ऐसे करेंगे तो आ ही जाएगा कि भाई इसका दोनों का क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब करोगे इज इक्वल टू प्लस c क्यूब आ जाएगा। लेकिन नंबर से वैल्यू रख के देखते हैं, 1 b इज इक्वल टू रखते हैं, c इज इक्वल टू 3 रखते हैं। ओके, देखते हैं LHS उठा जाए, 1 स्टार 2 स्टार 3, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब स्टार 3, तो ये कितना हो गया, 8 प्लस 1 9। तो यहाँ पे 9 स्टार 3 का होता है 9 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। ओके, ऐसे रखते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे RHS के अंदर क्या किया बेटा, RHS के अंदर किया a की जगह पे 1 स्टार 2 स्टार 3, तो इसका मतलब हो गया 1 स्टार, ये 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसा ही ना, हाँ ऐसे। ओके, चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 प्लस 27 हो गया स्टार 1। ओके, और आंसर कितना आएगा
स्टार 1 ऐसा कुछ होगा। ओके 35 स्टार 1 हो रहा है, हाँ 35 स्टार 1, तो आंसर आएगा 1 का क्यूब प्लस 35 का क्यूब, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। ओके और यहां पे ये है। तो सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से सोचूं बेटा, क्वेश्चन के हिसाब से सोचो, ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करो, इस चीज को और इस चीज को एडिशन करके आप देखोगे तो आपको लेफ्ट एंड राइट हैंड नहीं मिलेगा। ओके लेफ्ट एंड राइट हैंड नहीं मिलेगा, सो इट इज नॉट एसोसिएटेड। मैंने तो कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ा, आप कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है, आपको आंसर। चलिए काम करते हैं, 81 into 9 करते हैं तो ओके प्लस 27 करना है, यहाँ पे आंसर आ गया ये वाला कितना मिलता है 756, यहाँ पे 35 into 35 करना है। into 35 करेंगे, मुझे आंसर 5 7 8 12 ये 1 देखो ना इतना बड़ा मिल रहा है, इसके अंदर 1 ऐड करेंगे तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ओके आप ऐसा बता सकते हो, मैंने विथ और प्रूफ आपको बता दिया। यहाँ पे आप देख के भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने प्रूफ करके आपको बताया कि सर ये LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये कॉम्यूटेटिव सॉरी एसोसिएटिव नहीं होगा। तो आपका जो भी आंसर आता है वो देख सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज 1। ओके मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ सम आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देख लेंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मिसलेनियस का ऐसा कुछ है बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, मेरा जो फंक्शन है वो डिफाइन कर रहा है रियल नंबर से लेके रियल नंबर के ऊपर। ओके इनको फंक्शन दिया f of x इज इक्वल टू, यहां पे कुछ है 10x प्लस 7। फाइंड कोई ऐसा फंक्शन फाइंड करिए g, मुझे g फंक्शन निकालना है जिसका रेंज एंड डोमेन R से R ही होगा, सच दैट जैसे कि भाई golf इज इक्वल टू fog इज इक्वल टू IR। चलिए सर IR का मीनिंग क्या होता है आगे हम पढ़ चुके हैं, कहां पे पढ़े थे, तो कि भाई 11th स्टैंडर्ड में भी ये चीज पढ़े कि भाई आइडेंटिटी फंक्शन एंड जब हमने गॉफ एंड फॉग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन निकाला था उसके अंदर से इनवर्स कैसे निकाला था वो चीज हमने जब देखी। ओके तब भी हमने ये चीज नोट की थी कि सर गॉफ एंड फॉग के कॉन्सेप्ट के अंदर आइडेंटिटी फंक्शन हमने देखा। सर आई आर का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ रियल नंबर। ऐसा अगर मैं कोई फंक्शन लिखूं f of x इज इक्वल टू x, सपोज मैं नेचुरल नंबर में से वैल्यू रख रहा हूं, कौन सी वैल्यू 1 2 3 4 कोई भी नंबर वैल्यू, तो मुझे आंसर में यहां पे आप देख सकते हो f of 1 रखूंगा तो 1 आएगा, f of 2 रखूंगा तो 2 आएगा, f of 3 रखूंगा तो 3 आएगा। ऐसे जो वैल्यू रखने से वही वैल्यू आंसर के रूप में आपको मिलती है वो फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। ओके तो अगर नेचुरल नंबर लेता हूं तो सारे के सारे नेचुरल नंबर लेंगे, तो रियल नंबर लूंगा तो आइडेंटिटी फंक्शन इन रियल नंबर तो आएगा। ओके चलिए मुझे कोई g फंक्शन ऐसा फाइंड करना है जिसका रेंज एंड डोमेन R से R एंड golf इज इक्वल टू fog इज इक्वल टू I हो, मतलब ये कोई आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए बेटा। ओके चलिए तो ये सब वैसे तो एकदम इजी है, आपको अगर लॉजिकली समझना है तो ऐसा हम आगे पढ़ चुके हैं। ओके क्या हमने पढ़ा था बेटा कि अगर golf ऑफ x इज इक्वल टू x है तो इसको मैं आइडेंटिटी फंक्शन बोलूंगा कि भाई मैंने x की वैल्यू रखी तो मुझे सामने x मिला। fog ऑफ y इज इक्वल टू x, सर ऐसा कब होता था जब एक फंक्शन f होता है उसका इनवर्स g होगा तब ऐसा होता है, ये आपको पता है। ओके चलिए तो सर यहाँ पे कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे कुछ ऐसा ही है। ओके तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा बेटा, मैं काम करूंगा कि भाई fog ऑफ है रियल नंबर, तो
इसकी डोमेन रेंज भी रियल नंबर, इसकी डोमेन रेंज भी रियल नंबर, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, fog of x इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, f of g of x लिखूंगा, एंड fog का आंसर क्या आ रहा है, ir का मतलब आपने जो वैल्यू रखी रियल नंबर, वही आंसर रियल नंबर के अंदर आएगा। तो मैंने अगर x रखा यहाँ पे, तो सामने आंसर में x मिलना चाहिए बेटा। हाँ, सीधी सी बात। ओके, चलिए, तो सर एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे g of x को, जो कि मुझे फाइंड करना है, जो फंक्शन g मुझे फाइंड करना है, वो कोई m लेता हूं सपोज। ओके, एकदम सिंपल सम हो जाएगा। ऐसे सम एमसीक्यू में पूछते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट है, इसको अलग रखिए। ओके, अब मैं क्या करूं बेटा, मैं यहाँ पे f of m इज इक्वल टू x लिख सकता हूं, वहां से लिख सकते हो, आप क्यों नहीं लिख सकते? आप अगर f of x देखते हो तो 10x plus 7 आता है, अगर f of m देखोगे तो 10m plus 7 इज इक्वल टू x होगा। यहाँ पे मुझे अगर g फाइंड करना है, g of x अगर फाइंड करना है, तो m फाइंड करना पड़ेगा, m इज इक्वल टू x minus 7 by 10। तो n हमने क्या लिया, g of x लिया था बेटा, यस, तो g of x आपको मिल गया 7 minus 10 by x minus 7 by 10, ये आपका आंसर। इनडायरेक्टली अगर आप ये सोचोगे तो f का इनवर्स g है, देखिए ऐसा है, f of x इज इक्वल टू 10x plus 7, तो y इज इक्वल टू लिख सकते हो, तो आप x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y लिखोगे ना बेटा। हाँ, तो आप ऐसा लिखोगे कि भाई y इज इक्वल टू 10x plus 7, तो यहां से x को सब्जेक्ट बनाएंगे, y minus 7 by 10 इज इक्वल टू x, तो इसको आप f इनवर्स ऑफ y लिख सकते हो, इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, यस सर। और f इनवर्स को मैं g बोलता था, तो g ऑफ y भी ये हो सकता है y minus 7 by 10। ओके, तो इनडायरेक्टली अगर आपको g ऑफ y है तो y minus 7 by 10, अगर g ऑफ x होता तो x minus 7 by 10, देखो बेटा वही हमको मिला। लेकिन मैंने ये जो मेथड आपको न्यू मेथड बताई है, वो आप एमसीक्यू के अंदर इसको शॉर्टली जल्दी से अप्लाई कर सकते हो, कि अगर आपको कोई कंपोजिशन ऑफ फंक्शन दिया, ऐसे एमसीक्यू आता है जल्दी, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन सपोज यहाँ पे ir दिया, ir की जगह पे सपोज ऐसा दिया कि x plus 5, ठीक है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे x plus 5 लिखना है, और जो फंक्शन फाइंड करने का बोला है, मतलब f of x दिया है तो g of x फाइंड करने का बोलेंगे, g of x दिया है तो f of x फाइंड करने का बोलेंगे। तो कोई m लेके आप ऐसे भी कर सकते हो, इनवर्स की मदद से m सपोज करके भी कर सकते हो, बाकी दोनों कॉन्सेप्ट एक ही। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर मैं सेकंड देखूं बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर ये मुझे सोचना पड़ेगा कि फंक्शन जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, वो w से w फॉर वॉल नंबर के अंदर 0 1 2 3 4 से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट नंबर आता है। ओके, f of n, मुझे कोई फंक्शन f of n दिया है, जनरली हमारा फंक्शन x में होता है, यहाँ पे फंक्शन जो है वो n में है, जरा समझना। अगर n ऑड होगा तो f of n क्या होगा बेटा, f of n आएगा n minus 1, अगर ऑड होगा तो, एंड अगर इवन होगा तो मेरा फंक्शन होगा n plus 1, ठीक है, ये मुझे क्वेश्चन के अंदर डेटा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शो दैट f इज इनवर्टिबल, f जो है इनवर्टिबल फंक्शन है ऐसा मुझे शो करना है, तो कैसे करें? आपको जो इनवर्टिबल फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, कोई भी फंक्शन को इनवर्टिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू, ये होना जरूरी है। ओके, 1 1 ऑन टू होना जरूरी है। फाइंड द इनवर्स ऑफ f, f का इनवर्स फाइंड करिए। ओके, इनवर्टिबल होगा, ये हमको प्रूफ करना है। फिर f का इनवर्स फाइंड करना है, वेयर w इज अ सेट ऑफ ऑल नंबर्स। एकदम सिंपल सा सब है, सिर्फ आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटी सोचनी पड़ेगी। एंड 1 1 हम पहले लेते हैं, 1 1 हम कैसे फाइंड करेंगे कि भाई f of x1 इज इक्वल टू f of x2 पे पहले मैं लूंगा कि भाई if f of x1 इज इक्वल टू f of x2, दैट इंप्लाइज x1 अगर x2 आ गया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, तो मैं 1 1 बोल सकता हूं। ओके, इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है, f of x1 इज इक्वल टू f of x2 दोनों इक्वल कब होगा, जब x1 x2 इक्वल होगा। तो सर अगर मैं ऐसा बोलूं x1 x2 इक्वल टू नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, तो f of x1 इज आल्सो नॉट f of x2, यस सर, तो ये भी तो 1 1 होगा ना। इसका उल्टा सोचो, हम इसमें लेफ्ट टू राइट गए, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट और कुछ। ओके, एक सीधी सी कॉन्सेप्ट की बात है, अगर फंक्शन 1 1 है तो मैंने देखिए ऐसा
एफ ऑफ एक्स सपोज एक्स प्लस 5, तो एफ ऑफ 1 रखूंगा तो 6 आएगा, तो एफ ऑफ 1 रखूंगा तो ही 6 आएगा। इन शॉर्ट ये 1 वैल्यू के ऊपर 1 ही वैल्यू मिलेगी। ओके, तो ये 1। अगर सर मैं ऐसा सोचूं कि एफ ऑफ 1 रखा तो सिर्फ एफ ऑफ 2 रखूंगा तो 7 आएगा, सीधी सी बात है। तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2, दैट इंप्लाइज एफ ऑफ x1 इज आल्सो नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो ये भी तो 1 हुआ। ओके, तो बस इसी का यूज मैं यहां पे करने वाला हूं, तो आपका ध्यान होना चाहिए। ओके, ये कॉन्सेप्ट है हमारा, याद रखना। ओके, 1 1 के लिए क्या करेंगे, तो आपके पास जो n है वो दो कंडीशन में, n इवन होगा, n ऑड होगा, ऐसे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे x1 x2 दो चीजें लेंगे, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में क्या लूंगा, n1 n2, तो मेरे पास केस कितने बनेंगे, तो क्या भाई बोथ n1 and n2 बोथ इवन, दोनों के दोनों इवन हो सकते हैं। n1 and n2 बोथ ऑड, दोनों के दोनों ऑड हो सकते हैं। सर एक ऑड एक इवन भी हो सकता है, हाँ, n1 ऑड n2 इवन, हाँ सर, n1 इवन n2 ऑड, ऐसा भी तो हो सकता है, हाँ सर। तो ये 4 पॉसिबिलिटी आपको समझनी पड़ेगी। ओके, किसी को डाउट हो सर आपने ये 4 क्यों लिया, तो आप एकदम आराम से सोचिए। मुझे 1 1 प्रूफ करने के लिए x1 x2 दो वैल्यू लेनी पड़ेगी, हाँ दो ही लेनी पड़ेगी, कि x1 x2 पर आ गया तो मैं बोलूंगा 1 1। ओके, तो इसके लिए मैंने n, तो सपोज मैंने जो n1 n2 लिया है, सपोज दोनों इवन हो सकता है, सपोज दोनों ऑड हो सकता है, या तो एक ऑड एक इवन, या तो एक इवन, तो सारी पॉसिबिलिटी आ गई इसके अंदर। हाँ, तो मैं 4 को 4 केस आपको चेक करके बताऊंगा। तो पहला केस करते हैं यहाँ पे। ओके, ये रखा पहला, इसको भी निकाल देते, इसकी कोई जरूरत नहीं है वैसे। चलिए केस नंबर 1, केस नंबर 1 मुझे क्या बोलता है कि भाई फर्स्ट केस n1 and n2 इवन, बोथ इवन, ठीक है, दोनों के दोनों इवन। चलिए, तो सर f of n1 is equal to f of n2 मुझे लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आवर रूल। ओके, f of n1 देखो दोनों इवन है, इवन फंक्शन के अंदर मुझे दोनों में ये फंक्शन लेना पड़ेगा, नीचे वाला तो n1 plus 1 is equal to n2 plus 1, तो यहाँ पे n1 is equal to n2 मिल गया। ओके, तो सर n1 is equal to n2 मिल गया। ओके, इसका ये भी मतलब होता है कि भाई f of n1 अगर f of n2 नहीं होगा, that implies n1 is not equal to n2। सीधी सी बात है ना, दोनों इक्वल है तब दोनों इक्वल मिलेगा, अगर n1 n2 इक्वल नहीं होगा तो ये दोनों फंक्शन भी इक्वल नहीं मिलेगा। सो 1 1। दूसरी कंडीशन कौन है, दोनों ऑड, n1 and n2 बोथ ऑड। ओके, दोनों के दोनों ऑड। चलिए सर, दोनों ऑड मतलब ऊपर वाला फंक्शन यहां पे लिखूंगा f of n1 is equal to f of n2, ऊपर वाले में n1 minus 1 is equal to n2 minus 1। ओके, तो ये आंसर मिल गया n1 is equal to n2 सर, दैट्स व्हाई 1 1 प्रूफ हो गया। ओके, कंडीशन नंबर 3, यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। n1 क्या है बेटा, n1 ऑड है एंड n2 क्या है, इवन। ओके, n1 ऑड n2 इवन। क्या करें, देखिए ऑड के लिए यहां पर मैं f of n1 लिखूंगा इज इक्वल टू f of n2, मुझे ये तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा ये कंडीशन है। 1 1 प्रूफ करें, f of n1 ऑड होगा, ऑड फंक्शन में ये वाला होगा n1 minus 1 इज इक्वल, इवन फंक्शन में ये वाला होगा n2 plus 1। ओके, तो यहां पे क्या आ रहा है, n1 minus n2 इज इक्वल टू 2 मिल गया। जरा सोचिए, एक मैं आपको बात बताना चाहता हूं, ऑड n1 ऑड नंबर है, ऑड नंबर सपोज 13 हो सकता है, 13 ऑड है। n2 इवन है, इवन नंबर सपोज 2 हो सकता है, दोनों का मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा तो कभी भी मुझे इवन नंबर नहीं मिलेगा। ये 2 क्या है, इवन नंबर। ओके, तो दोनों का जब भी सब्ट्रैक्शन करूंगा आंसर ऑड नंबर ही होगा। ओके, तो इसके ऊपर से आप ये बोल सकते हो कि हमने जो f of n1 is equal to f of n2 लिया, उसके ऊपर से जो मुझे कंडीशन मिली विच इज नॉट राइट। ओके, ये राइट नहीं, ये कंडीशन इसके हिसाब से देखो तो ये राइट नहीं, तो इक्वल टू लिया तब ये सही नहीं मिला, तो क्या होना चाहिए, f of n1 इज नॉट इक्वल टू f of n2 होना चाहिए। हाँ, ऐसा होना चाहिए। या तो फिर इस कंडीशन को देखो,
जनरली ये दो कंडीशन से ही आपको पता चल जाएगा कि भाई 1 1 है या नहीं। ओके, देखो ये 1 1 आ गई, लेकिन ये दो कंडीशन में आपको क्रॉस चेक करके क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको एक्चुअल में आइडिया होना चाहिए कि सर ऐसा भी तो हो सकता है। अगर मैं ये कंडीशन ले रहा हूं तो आपको यहाँ पे जो आंसर मिल रहा है वो रॉन्ग होगा, तो आपने जो क्वेश्चन किया वो रॉन्ग हो सकता है। हाँ सर, सीधी सी बात। ओके, तो या तो आप ऐसा समझो कि भाई थर्ड जो केस है वो पॉसिबल ही नहीं, या तो अगर ये पॉसिबल है तो हमने जो लिया है वो गलत है, तो हमारा लिया होगा गलत। इसका सही क्या होगा, f of n1 is not equal to f of n2. That implies f of n1 is not equal to n2 होगा। यस सर, तो इसका भी मीनिंग होता है ये 1 1 है। ओके, इसका भी मीनिंग तो वही होता है बेटा 1 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन इसका फोर्थ सेम इसी के जैसा होगा यहाँ पे। ओके, इस साइड वाले को यहाँ पे लिखना है, इस साइड वाले को यहाँ पे लिखना है। सो यहाँ पे लिखते हैं f of सॉरी n1 in1 n2 और ओके, f of n1 is equal to f of n2 लेंगे। यस, f of n1 की जगह पे इवन वाला लेना है। ओके, n1 इवन मतलब यहाँ पे ये वाला n1 plus 1 is equal to n2 minus 1, ऐसा कुछ। क्या करेंगे बेटा, इसको इस साइड लेके आओ, n1 minus n2 is equal to -2 मिल गया। देखो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। n1 मतलब इवन नंबर कोई 6 में 4 में लो, उसमें से मैं ऑड नंबर माइनस करूंगा, ऑड मतलब -3 करो, तो आंसर मुझे कभी भी इवन नंबर नहीं मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। तो या तो आप ये बोल सकते हो, सो f of n1 is not equal to f of n2। ओके, क्योंकि ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, तो हमने जो लिया होगा वो गलत होगा। अगर ये गलत है तो सही क्या है, f of n1 is not equal to f of n2। ओके, सो n1 is not equal to n2। तो सर ये मैंने आपको क्या प्रूफ करके दिया, 1 1 प्रूफ करके दी। ये चारों की चारों कंडीशन आपको प्रूफ करके दी। चलिए, चारों कंडीशन हो गई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, ऑन टू के लिए सोचना पड़ेगा। ऑन टू मतलब ऑन टू जब भी आपको प्रूफ करने का बोले, आपको एक ही चीज समझनी है। कौन सी चीज, दोनों सेट क्या है, ये A है ये B है। हालांकि रेंज आपको W से W के ऊपर की है, ये W वॉल नंबर, ये भी W वॉल नंबर। 0 1 2 3 4 5 ऐसे आगे सारे नंबर जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 ऐसे आगे सारे नंबर जाएंगे। ओके, मैं क्वेश्चन फिर से आपको एक बार रिकॉल कर रहा हूं। क्वेश्चन के अंदर था अगर आप n इवन लेते हो, ओके, तो आपका फंक्शन f of n होगा n plus 1। अगर n ऑड लेते हो तो आपका फंक्शन होगा f of n is equal to n minus 1। ओके बेटा, चलिए, तो सबसे पहले आपको ये देखो, ऑन टू का मैंने आपको एक ही कॉन्सेप्ट बताया। कौन सा कॉन्सेप्ट, ये वाला प्री इमेज होता है, सॉरी ये वाला इमेज होता है, ये वाला B वाला सेट है वो इमेज होता है, A वाला सेट प्री इमेज होता है। सेट B के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज सेट A में होनी चाहिए, अगर है तो वो ऑन टू है, अदरवाइज नहीं। बस इतना सा याद रखना, सेट B के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज सेट A में होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट याद रखो। बाकी लंबी मैथमेटिकल स्टेप लिखने का कोई फायदा नहीं जब तक आपको एक्चुअल में बताना चाहिए कि वो क्या है। ओके, चलिए सर, मैं वॉल नंबर के अंदर से अगर 0 रखूंगा, ओके, if n is equal to 0 क्या होता है, इवन नंबर होता है, तो यहां पे लिखना पड़ेगा, तो f of 0 is equal to 1 मिला। इन शॉर्ट में यहां पे 0 रखूंगा तो आंसर यहां पे 1 मिलेगा। अगर n is equal to 1 रखूंगा तो ऑड में रखना है, यहां पे f of 1 is equal to मुझे 0 मिला। देखो 1 minus 1 0, तो 1 रखने पे आंसर 0 आ रहा है। n is equal to अगर 2 रखूंगा तो f of 2 मतलब इवन वाला पॉट कौन सा, ये वाला, तो यहां पे रखूंगा f of 2, तो 2 plus 1 3 मिला। तो n is equal to 3 रखूंगा, 3 मतलब ऑड नंबर, ऑड वाला पॉट कहां पे, यहां पे, तो यहां पे f of 3 is equal to क्या आ गया, 2। देखिए, तो सर ऐसे आप वैल्यू अगर लेते जाओगे तो आपको ऐसा आंसर मिलता जाएगा। देखिए, ओके, आपको ऐसा आंसर मिलता जाएगा। इन शॉर्ट अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे आप लिख सकते हो फॉर ऑल y belongs to, y मतलब इसको y बोलते हैं ना, क्योंकि ये x होगा, तो x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे y जो भी आंसर, for all y belongs to whole number, there is at least one pre-image in
सेट ए 5 बिलोंग्स टू, यहां पे लिखना इन सेट बी, ये जो बी वाला सेट मैंने बताया है, इन सेट बी फॉर ऑल y belongs to W there is at least one free image in set A. Okay, so it is on to, ये क्या है on to, बस इतना बता दो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. ओके, सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ना है आपको क्या है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अगर इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स क्या है, इसकी बात की. ओके, इसकी बात की है. तो आप एक चीज समझिए, यहां पे अगर मैंने यहां पे इवन नंबर लिया, y वाला क्वेश्चन और b वाला क्वेश्चन देखिए, अगर मैंने यहां पे इवन नंबर लिया, इवन नंबर मतलब कौन सा, कि भाई 2 0, ये देखिए, तो उसके सामने मुझे आंसर क्या मिल रहा है, आंसर में अगर इवन नंबर लिया तो सामने आंसर मिल रहा है n+1 के डेरिवेटिव. ओके, चलिए उसको भी साइड में रखिए. मुझे यहां पे अगर आगे हम क्या करते थे, f of x इज इक्वल टू सपोज x प्लस 5 दिया. अब तक हम इनवर्स कैसे फाइंड करते थे और इस सब में हम कैसे करेंगे जरा समझ लो. f ऑफ x इज इक्वल टू मैं y लिख देता था. यस सर, हाँ. तो x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ 5. हाँ सर. तो x इज इक्वल टू g ऑफ 5. हाँ सर. तो ये क्या होता था, इनवर्स. g जो होता था वो इनवर्स ऑफ f, ऐसा आप बोल सकते. ओके, लेकिन सर यहां पे मुझे थोड़ा ट्विस्ट किया है. ट्विस्ट मतलब ये जो क्वेश्चन है वो n है, f ऑफ n इज इक्वल टू n+1. ओके, यहां पे x की जगह पे n दिया और कुछ नहीं. तो आपको क्या करना है बेटा, f ऑफ n इज इक्वल टू कोई m ले लो, जैसे हमने यहां पे f ऑफ x इज इक्वल टू y लिया था. ओके, सिंपल सी बात है. तो यहां पे n इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ m आएगा. ओके सर, कुछ नहीं करना है आपको. यहां पे m इज इक्वल टू n+1. ये किसके लिए है, किसके लिए अभी मैं लिखूंगा इवन वाले. इफ n इज इक्वल टू इवन, अगर इवन होगा तो इनवर्स क्या आएगा, अगर ऑड होगा तो इनवर्स क्या आएगा, उसकी बात है. तो यहां से n को सब्जेक्ट बनाएंगे, n इज इक्वल टू, n को सब्जेक्ट बनाया. ओके, इसमें से ये n को सब्जेक्ट बनाया, m-1 हो जाएगा. यस सर, सीधी सी बात. तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया इनवर्स. क्या हो गया, इनवर्स हो गया. ओके, अब किसी स्टूडेंट को ये डाउट होगा सर कि यहाँ पे m में आया, तो ये देखो ये एक्चुअल में है क्या मालूम है, ये n इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ m. f इनवर्स ऑफ, अगर मुझे f इनवर्स ऑफ n पे चाहिए तो मैं n-1 लिख दूंगा, सीधी सी बात है. तो अगर n इवन होगा तो उसका इनवर्स ये मिला. देखो पॉजिटिव था तो उसका इनवर्स ऐसा मिला. तो सर अगर मैं ऐसा सोचूं n इज ऑड, तो कोई बोल सकता है कि भाई f इनवर्स ऑफ n क्या मिलेगा, n+1 मिलेगा. ओके, या अगर खुद से ट्राई करोगे तो भी मिलेगा. ये मैंने आपको आगे का हम जो पढ़े हैं वो कॉन्सेप्ट बताया. अब उसके अकॉर्डिंग हम इस सम के अंदर इनवर्स कैसे फाइंड किए, ऑड का भी अलग, इवन का भी अलग, ऑड का भी इनवर्स अलग. ओके, तो बेटा ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एक बार नोट कर लीजिएगा. ओके.